नमस्कार। आज हम अनुस्वार और अनुनासिक पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक, इन दोनों के प्रयोग में हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुस्वार का जो चिन्ह है वो बिंदु है और अनुनासिक का जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु है। इन दोनों में अंतर है। कैसा अंतर है? उच्चारण का अंतर है। उच्चारण अर्थात बोलते वक्त हमें सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही साथ जब हम लिखित भाषा में लिखने में इनका प्रयोग कर रहे हैं तो लिखते वक्त भी हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ अनुस्वार लगेगा अर्थात कहाँ बिंदु लगेगा और कहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा। तो आइए इसे देखते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार जो स्वर का अनुसरण करे। ठीक है, अनुस्वार क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है जो स्वर का अनुसरण करे। मतलब पहले स्वर आए उसके बाद अनुस्वार आता है। पहले स्वर आता है फिर उसके बाद अनुस्वार आता है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये एक व्यंजन है। यह एक क्या है? यह एक स्वतंत्र व्यंजन है। यह एक स्वतंत्र व्यंजन है अनुस्वार, लेकिन अन्य व्यंजनों से ये अलग है। क्या है इसकी विशेषता? इसकी विशेषता यह है कि ये स्वर के पीछे आएगा। मतलब ये स्वर का अनुसरण करता है। बाकी व्यंजन कैसे होते? व्यंजन की परिभाषा मैंने पिछली कक्षा में आप सभी को बताई थी कि व्यंजन क्या है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है, उसे उस वर्ण को व्यंजन वर्ण को उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लगती है, दूसरे अन्य स्वरों की सहायता लगती है। क्या होता है? तो व्यंजन के बाद स्वर आते हैं। जैसे अगर हम क लिखते हैं तो क एक व्यंजन है, एक व्यंजन वर्ण है, लेकिन इसमें क्या छिपा है? आधा क जोड़ अ। तो आप सबने देखा कि इसके बाद अ आया, मतलब आधा क के बाद अ आया, मतलब व्यंजन के पीछे की जो ध्वनि है वो स्वर है। ठीक है, पीछे स्वर लग रहा है। लेकिन अनुस्वार में क्या है? अनुस्वार में पहले स्वर आ जाता है। इसके पहले स्वर आ जाता है और स्वर के बाद अनुस्वार आता है। जैसे कि देखिए यहां है, ये जो दंत की ध्वनि है, दंत। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले स्वर आया है। उच्चारण जब आप करेंगे तो आप पहले पाएंगे कि पहले स्वर आया है, दंत। ठीक है, दंत, इस तरीके का उच्चारण आ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि द में क्या छिपा हुआ है? आधा द, तो अ है, उसके बाद ये आधा न जो कि अनुस्वार है, बिंदी है, उसके बाद आई है। मैंने समझाने के लिए यहां इसे तोड़कर लिखा है। बात समझ में आ गई कि अनुस्वार में क्या है कि पहले स्वर आएगा, स्वर के बाद अनुस्वार। बाकी व्यंजन में क्या है? पहले व्यंजन के वर्ण आधे रूप में लिखे जाते हैं और उसमें छिपा रहता है स्वर, पीछे स्वर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या है? तो स्वर के बाद, स्वर का अनुसरण करता है अनुस्वार, जो स्वर का अनुसरण करे, स्वर के जो बाद आए। ठीक है, मतलब पहले स्वर उसके बाद अनुस्वार। यह एक स्वतंत्र व्यंजन है। अनुस्वार जो है वह एक स्वतंत्र व्यंजन है। इसके बाद क्या है अनुस्वार? तो ये तत्सम शब्दों पर लगता है। संस्कृत से जो मूल शब्द हिंदी में लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। तो तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब इसके ठीक उलट हम आ जाते हैं। तो क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक में हम आते हैं। तो अनुनासिक क्या है? अनुनासिक हमेशा सदैव स्वरों पर ही लगता है, इसको ध्यान में रखना है। अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु याद रखिएगा, अनुनासिक का जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु है।
स्वरों पर लगता है अनुनासिक। अब जैसे देखिए यहां एक शब्द है गांव, ठीक है, गांव, गांव में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अनुनासिक किसकी विशेषता है, ये प्रश्न आ ही सकता है। अनुनासिक सदैव स्वरों की विशेषता होती है, हमेशा याद रखिएगा। सभी स्वर अनुनासिक होते हैं, हो सकते हैं, सभी स्वर, इसको याद रखना है। जितने भी स्वर है सभी 11 के 11 सभी अनुनासिक होंगे, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, चंद्र बिंदु हो गया, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब हस्व ई लिख रहे हैं तो यहां तो हम चंद्र बिंदु देंगे, लेकिन जब इनके ऊपर सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, मैसेज कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका अर्थ बताऊंगी सिरोरेखा क्या है। ये छोटी छोटी बातें हैं हिंदी साहित्य में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशन जितने भी एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी हैं, उनमें जितने भी विद्यार्थी भाग लेते हैं यही 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो सिरोरेखा क्या अभी बता देती हूं, ठीक है, क्योंकि आपको आसानी रहेगी। सिरोरेखा क्या है, सिरोरेखा, सिरोरेखा क्या है। अब जैसे देखिए एक शब्द है, ये उच्चारण, उच्चारण के ऊपर देखिए एक रेखा खींची गई है। ऐसे ही हिंदी वर्तनी जब हम लिखते हैं तो उसमें हर अक्षर के ऊपर से एक रेखा खींची जाती है, इसे ही सिरोरेखा कहते हैं। ध्यान रहेगा, ये है सिरोरेखा, ये जो रेखा है यही है सिरोरेखा, ठीक है, सिरोरेखा है। तो सिरोरेखा के ऊपर जब मात्रा लगी होगी, ठीक है, जब मात्रा लगी होगी सिरोरेखा के ऊपर, जैसे कि मान लो दीर्घ ई है, ये एक मात्रा है, और एक ह्रस्व ई है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं। जब मात्रा नहीं होगी तो यहाँ चंद्र बिंदु होगा। हमेशा याद रखिएगा कि स्वरों पर ही लगता है, मात्रा के रूप में हो, ठीक है, मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में। अब मात्रा क्या है तो अगली कक्षा में उसके बारे में जानेंगे कि मात्रा क्या है। अभी के लिए बस इसको समझ कर रखिए कि जब मात्रा नहीं होगी स्वरों के ऊपर, स्वर के ऊपर जब मात्रा नहीं है तो चंद्र बिंदु, लेकिन जब मात्रा लगी है, जैसे कि दीर्घ ई में मात्रा है, जब मात्रा लगी है तो यहाँ पे बिंदु के रूप में चंद्र बिंदु को दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि लिखने की सुविधा के लिए मानक भाषा में इसे स्वीकार किया गया है। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को कि मानक भाषा में जो वर्तनी की सुविधा के लिए, लिखने की सुविधा के लिए, तेज गति से हम लिख पाए, जल्दी जल्दी लिख पाए, उसके लिए यहाँ बिंदी को मान्य किया गया है। तो मात्रा न हो तो चंद्र बिंदु, स्वरों के ऊपर मात्रा न हो तो चंद्र बिंदु, और मात्रा हो तो बिंदी के रूप में लिखने की सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये सदैव स्वरों पे लगेगा। अनुनासिक जो है चंद्र बिंदु, अनुनासिक या चंद्र बिंदु जब भी लगेगा स्वरों पर ही लगेगा। ये स्वर की विशेषता है कि सभी स्वर अनुनासिक होते हैं, अर्थात सभी स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। कुल 11 के 11 स्वर हैं। पिछली कक्षा में मैंने बताया है कि कुल 11 के 11 स्वर हैं और उन 11 स्वरों पर चंद्र बिंदु लगेगा। जहां पर भी वर्तनी है, मात्रा है, जिस भी शब्द की वर्तनी में मात्रा है वहां पर सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने जाना कि अनुस्वार जो है तत्सम शब्दों पे लगता है, जैसे कि दंत हो गया, इस पे अनुस्वार लगेगा। लेकिन जब हम तद्भव शब्दों की बात करेंगे, तद्भव पर सदैव अनुनासिक का प्रयोग होता है। अब जैसे दंत है, ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। अब इसका जो तद्भव रूप है वो है दांत, ठीक है, दांत, दांत है, दांत में चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होगा। सांस, सांस,
चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होगा। ठीक है, यही शुद्ध रूप है। आजकल वर्तनी दोष आ चुका है बहुत ज्यादा, और लोग अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग एक जैसा ही कर देते हैं, लेकिन वास्तव में जब शुद्ध रूप की बात होगी, व्याकरण की दृष्टि से जब हम देखेंगे, तो तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है और अनुनासिक का प्रयोग तद्भव शब्दों में सदैव होता है। स्वरों पर ही अनुनासिक होता है, चाहे वो स्वर स्वतंत्र रूप में हो या स्वरों की मात्रा हो उनके रूप में। अब सबसे विशेष बात क्या यह है कि जब भी हम अनुस्वार बिंदु का प्रयोग करते हैं, तो बोलते वक्त, उच्चारण करते वक्त जो वायु है, सांस जब हम फेफड़े में भर रहे हैं और बात को रख रहे हैं, तो सांस जो है, हमारे सांस जो निकल रही है, तो वायु क्या है, सांस जो निकलती है, जब अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, तो नाक से अधिक वायु निकलती है। सांस जो हम लेते हैं, तो जो वायु निकल रही है बोलते वक्त, वो नाक से अधिक निकलती है और मुंह से कम वायु निकलती है। हवा जो है मुंह से कम निकलेगी। कब? अनुस्वार की स्थिति में, बिंदी की स्थिति में। जैसे दंत, दंत, दंत कह रहे हैं, ठीक है। अंग, नाक से सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उस क्रम में जो वायु है बोलते वक्त फेफड़े में हमने हवा भरी और उसके बाद जब बोलना शुरू किया, तो आप देखेंगे, पाएंगे, क्या पाएंगे कि दंत, अंग, अंग, नाक से। लेकिन जब अनुनासिक की बात आती है, तो यहां पे क्या होता है, नाक से कम, मुंह से हवा ज्यादा निकलती है। जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कैसे? देखिए, गांव, 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 सांस। आप देख रहे हैं, हवा जो है मुंह से ज्यादा, मुंह ज्यादा खुलेगा, मुंह से ज्यादा हवा निकलेगी। तो ये है अनुनासिक, ठीक है। और इन दोनों में क्या अंतर है? अगर अंतर की बात आए, परीक्षा की दृष्टि से देखें, तो अनुस्वार क्या है? अनुस्वार स्वतंत्र व्यंजन वर्ण, ठीक है। किंतु इसकी ये विशेषता है कि ये अन्य व्यंजन वर्णों की तरह स्वर इनके पीछे नहीं आता है, ठीक है। स्वर पीछे नहीं आता है, स्वर इनके पहले आ जाएगा। ये स्वर के पीछे आएंगे। बात समझ में आई? अनुस्वार बाद में, ये स्वर के बाद आता है अनुस्वार। बाकी व्यंजन में क्या होता है कि पहले व्यंजन वर्ण लिखे जाते हैं, उनके साथ स्वर पीछे से आता है, सहायता लगती है स्वर की। यहां नहीं है, ये अनुस्वार जो है स्वरों का अनुसरण करते हैं। ये स्वतंत्र व्यंजन वर्ण होते हैं, तत्सम शब्दों में लगते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर नाक का ही काम है, नाक से ही सांस ली जाती है, ठीक है, और सांस छोड़ी जाती है। मुंह कम खुलता है, मुंह से कम मात्रा में हवा निकलती है। अनुनासिक में क्या है? अनुनासिक में मुंह से अधिक हवा निकलती है और नाक से कम, ठीक है। अनुनासिक जो है तद्भव शब्दों पे लगता है। यहाँ पे स्वर ही सभी अनुनासिक होते हैं, सभी स्वर अनुनासिक होते हैं। और इसके साथ ही ये तद्भव रूप पर लगेगा, ठीक है। और ये स्वर की विशेषता है। और उच्चारण की दृष्टि से ही अनुस्वार और अनुनासिक में हम अंतर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां एक शब्द है स्वयं, स्वयं, स्वयं। आप देखिए, ये स्वर के बाद आया है। और आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अनुस्वार है, अनुनासिक है। इस विषय पर आपको कुछ प्रश्न मैं दूंगी अगली कक्षा में। और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब मात्रा और वर्तनी की बात आती है, तो बिंदु कहाँ लगेगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ होगा,
इस पर भी ध्यान रखना होता है। तो आज की कक्षा यहीं तक। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।